اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعى القرآن من اللانا كم من فؤاد كالحجارة. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इल्म व आगही व बेदारी और तालीम और तरबियत के इस दरसगाह रोशनी इल्म की में आप सबका इस्तकबाल है। हम तालीम के मुख्तलिफ़ पहलू ख़ास तौर पर करियर और कोर्सेस के ताल्लुक़ से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तालीमी रहनुमाई कितनी अहम है और ये अगर हमारे बच्चों को सही तरीके से मिले तो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं और उनकी सारी मेहनत जो है वो काम में आती है, बेकार नहीं जाती है। ज़िंदगी के किसी मरहले पर कहीं पर भी वो अपने आप को अकेला नहीं महसूस करते हैं। ये रहनुमाई सिरे से न होने की वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक हमारे बच्चे पहुंचते हैं लाशऊरी तौर पर, अनकॉन्शियसली, लेकिन उसका नतीजा उन्हें कुछ हाथ नहीं आता है। हम इसी ताल्लुक़ से बात कर रहे थे और उसमें गुज़िश्ता महफिल में हमने जो बात की थी वो थी टीचर बनने के ताल्लुक़ से। क्या अगर आपको हाई स्कूल में टीचर बनना है, हाई स्कूल की सतह पर, तो उसके लिए सब्जेक्ट्स आप कौन से चूज़ कर रहे हैं वो बहुत अहम है। कौन से सब्जेक्ट्स, अगर साइंस टीचर बनना है, आर्ट्स बनना है तो क्या होता है, और कॉमर्स वाला अगर ये सोचता है कि हाई स्कूल लेवल पर पढ़ाने के लिए वो जाए तो उसकी क्या दुर्गत होती है वो भी हमने देखे। लेक्चरर बनने के लिए भी जो एक एग्ज़ाम होता है नेट सेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहाँ पर भी क्राइटेरिया या पैमाना ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे यानी एमए, एमकॉम, एमएससी में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए तो वो नेट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसकी रहनुमाई हमारे यहाँ पर नहीं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो 53-54% मार्क्स उन्होंने लिए हैं लेकिन वो नेट सेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि 1% कम होने की वजह से वो एलिजिबल ही नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है तो लगभग सारे के सारे स्टूडेंट्स ये कहते सुनाई देते हैं कि हमें इसका इल्म नहीं था कि मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 55% का है, हमें किसी ने बताया नहीं। बताया होता वो झंडे गाड़े होते, हमने 65 तक पहुंचे होते। और वाकई ऐसा होता है कि उन्हें मालूम ही नहीं है। अगर ये मालूम हो जाए तो देखिए कि 15 साल प्लस ये 2 साल, 17 साल की मेहनत उसकी पानी पे जा रही है। उसको बनना है लेक्चरर, 1% मार्क्स कम है, 17 साल की मेहनत जो 0 बन गई है। तालीमी रहनुमाई की ये अहमियत है, उनको पहले से मालूम किया जाए और उन्हें मोटिवेट किया जाए तो उसका फ़ायदा होता है। एक और करियर की बात करते हैं हम और वो है लॉ का। वकील बनना है आपको, पता नहीं किस बिना पर कैसे क्या, अक्सर व बेशतर हमारे कौम में इस करियर की तरफ कुछ रुझान लोगों का दिखाई नहीं देता। उनकी नेगेटिव थिंकिंग ये है, जब मैं कॉलेज में या मेरे करियर गाइडेंस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जब उनसे कहता हूँ कि आप वकील बन जाइए, तो सवाल जवाब के सेशन में हमारे नौजवान जो हैं वो चिट्ठियाँ भेजते हैं, कहते हैं कि सर लगता है आप बहुत दिनों से हाई कोर्ट की तरफ गए नहीं हैं, आपने देखा नहीं है कि कितने वकील फुटपाथ पे खड़े रहते। वो समझते कि सब वकील फुटपाथ पे ही खड़े। अरे फुटपाथ पे वो वकील खड़ा है जो अध पक्का और अध जला वकील है, जो बड़ी बेदिली से वकालत पास की, उसने लॉ किया है बड़ी बेदिली से, यूं तू करके। कैसे उसने प्लानिंग की होगी उनमें, किसी को पूछा उसने, भाई तुम क्या कर रहे हो यार,
अरे यार मैं सोचता हूँ कि लॉ करने का। अरे चल मेरे को ये फॉर्म लेके आ जा, चल देखते, चलो ट्राई मारते, इसमें क्या आता है। ये इस किस्म की प्लानिंग। तो उसको फुटपाथ पे खड़ा रहने का है, उसको सादी से एफिडेविट बनाने को नहीं आती है। वो फुटपाथ पे दूसरा बैठा हुआ उसका असिस्टेंट जो टाइपिस्ट है वो उससे अच्छी ड्राफ्टिंग कर लेता है, तो इसलिए वो रास्ते पर खड़ा है। जैसे कि फैमिली लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सेल टैक्स लॉ है, लेबर लॉ है, कंपनी लॉ है, कॉरपोरेट लॉ है, अभी साइबर लॉ आ गया है। कई किस्म के लॉस के ब्रांचेस हैं और उसमें अच्छे वकील हमारे पास नहीं है। और बदकिस्मती से हमारे ही सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो हमारे हैं और हमारे पास अच्छे वकील नहीं है। तो ये वकील अगर हमको अच्छे मिल जाएं तो यकीनी तौर पर मिसगाइडेंस नहीं होगी, गलत रहनुमाई नहीं होगी वकालत में। या क्या कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा है। जैसे अगर एक कंपनी सेक्रेटरी किसी ने कोर्स किया है तो कंपनी सेक्रेटरी अगर कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ में एलएलबी करता है तो यह कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उसके लिए करियर के सारे रास्ते खुले हैं। तो ये गाइडेंस, ये रहनुमाई जो है, ये एक लॉ की हमने मिसाल ली है, इसमें बिल्कुल हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन जो है जैसे कि कंपनी लॉ और उसके साथ कंपनी सेक्रेटरी, ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उसके वो जिंदगी कामयाब हो जाएगी और चूंकि उसने सही चॉइस लिया है इसलिए यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं कि कामयाबी और नाकामी की, क्या सही अगर उन्हें कोर्सेज की मालूमात मिलती है तो और चॉइस करने में उनको अगर मदद मिलती है तो कितना अच्छा हो जाता है। इसके अलावा हम एक और करियर की बात करेंगे जो भी बहुत एक हॉट केक की तरह आज सब जगह पूरी दुनिया भर में एक बिक रहा है और उसका नाम है एमबीए, मैनेजमेंट का कोर्स। एमबीए का कोर्स जो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कई जगहों से क्या अलग अलग नाम है। कहीं मुंबई में उसका नाम है एमएमएस, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, अलग अलग ये हैं। ये एमबीए करके जो है वो आदमी मैनेजर बन जाता है। पहली बात सुन लीजिए कि एमबीए कौन करता है। कई लोग कहते हैं कि एमबीए यानी कॉमर्स की फील्ड है, खाली कॉमर्स के बच्चे करते नहीं, आर्ट्स के बच्चे भी कर सकते हैं, साइंस के ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, फार्मेसी के ग्रेजुएट भी कर सकते हैं एमबीए, वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को हेड करेंगे। इंजीनियर्स भी एमबीए कर सकते हैं, वो किसी इंजीनियरिंग कंपनी के हेड बन जाएंगे। डॉक्टर भी एमबीए करते हैं ताकि वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट या किसी हॉस्पिटल के मैनेजर या सुपरिटेंडेंट बन जाएं और उसको कामयाबी से चलाएं। कोई भी इदारा कामयाबी से चलाने के गुर क्या है, उसमें जो जो है टाइम मैनेजमेंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसको डील करने के सारे नुस्खे इसमें बताए जाते हैं। चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हर एक के वो काम आने वाले रहते हैं। अब यहां पर होता क्या है, हमारे यहां पर एक भेड़ चाल ऐसी है कि भाई एमबीए करे, सब एमबीए कर रहे हैं, कहां से कर रहे पता नहीं, एमबीए कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर जो दुकानें खुल जाती हैं उन दुकानों से कुछ फायदा नहीं होता। एमबीए करने के बावजूद देखा जाए तो वो क्लर्क बने हुए हैं। तो क्लर्क क्यों बने हुए? क्लर्क इसलिए बने हुए हैं एमबीए करने के बावजूद क्योंकि उसने बहुत ही छोटे से किसी इंस्टीट्यूट से, जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी फैकल्टी नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, उनका रिप्यूटेशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उनका अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, वहां से एमबीए किया, एमबीए के टैग मिल गया, लटकाते फिर गले में, जॉब नहीं मिलेगा। अगर अपने बच्चों को पहले ही से बताया जाए कि आपने जो स्कूल लेवल पे, प्राइमरी स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे जो स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया था उसकी ये थोड़ी सी हायर शक्ल है, तो बच्चे का पहले जहन बनता है कि एमबीए का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, चाहे वो कैट है, कॉमन एडमिशन टेस्ट है, या सीमैट है, या और कई प्राइवेट एग्जाम्स हैं, वो कोई भारी एग्जाम्स नहीं है।
कोई मुश्किल एग्जाम्स नहीं है। स्कॉलरशिप का एग्जाम उसने क्वालिफाई किया है, उसने दिया है, तो ये एग्जाम जो हैं वो भी उसके लिए कोई मसला नहीं है। ये बात तो जहन में आ जाएगी पहले, और वहीं से तैयारी शुरू कर लेगा। अगर उस बच्चे को मालूम हो जाए कि उसमें किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1, टेस्ट ऑफ रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको उर्दू में कहते हैं जहनी आजमाइश। इसके सवाल पूछे जाते हैं। अब जहनी आजमाइश यानी क्या है? जहनी आजमाइश एक किस्म की भूल भुलैया होती है कि वो इससे 5 साल बड़ा है, वो उससे 6 साल छोटा है, वो 5 साल पहले उससे बड़ा था, इससे इतना छोटा, तो बताइए अभी मौजूदा उम्र। भूल भुलैया, इसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आप कितने जल्दी उस बात के तह तक पहुंचते हैं, ये समझने का टेस्ट। नंबर 2 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या अरिथमेटिक या रियाजी। जो भी आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा था उसकी थोड़ी सी जो है एक शक्ल हायर। तीसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो आपने ग्रामर इंग्लिश का आपने पढ़ा था, डिग्रीज हैं और टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो है। और चौथा इसके अंदर जो होता है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस और कुछ नहीं है सिवाय जनरल नॉलेज की। ये फॉर्मेट उसको समझ में आता है। ये एग्ज़ाम और इस किस्म के कई एग्ज़ाम जिसकी सही रहनुमाई से क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे की ज़िंदगी पर, ये हमारी बात जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी इल्म की, उसमें हम बात कर रहे हैं कि सही रहनुमाई अगर हमारे बच्चों को स्कूल के लेवल से ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, किसी भी मुकाबलती इम्तहान, चाहे स्टेट लेवल का हो या चाहे पूरे मुल्क की सतह पर हो, उसमें हमारे बच्चे बेहतरीन कर सकते हैं अगर उनको सही रहनुमाई हो। और इसमें हम बात कर रहे थे MBA की। उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसकी एक खदोखाल क्या है, क्या शक्ल होती है उसकी, बच्चे का हमको उसका इल्म होना चाहिए। इसमें और स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम जो स्कूल लेवल पे हुए थे उसमें जो इजाफा है, जिस चीज़ का मेन जो इजाफा है वो है ग्रुप डिस्कशन का। GD से कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। एक बात इसके अंदर इजाफा है। ग्रुप डिस्कशन यानी क्या, कैसे होता है कि बच्चे का नॉलेज, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका कॉन्फिडेंस जो है, उसका अवेयरनेस, उसको चेक करने का है। तो होता क्या है कि 3 जज यहां बैठे रहते हैं। फर्ज कीजिए 10 बच्चे बैठे हुए हैं जो एक रिटन एग्जाम पास कर चुके हैं, और ग्रुप डिस्कशन के लिए उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर उन्होंने गुफ्तगू करने की। ये जो एग्जामिनर्स हैं उनकी नज़र रहती है कि कौन कितना लॉजिकल, रीजनेबल, सही गुफ्तगू कर रहा है, उसमें हिस्सा ले रहा है, किसकी बात में दम है, खम है, और किसकी बात में नॉलेज है, पावर है, ताकत है, और वो अक्लमंदी की बात कर रहा है, और उस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। अब हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे, मेरा अब तक का जो मुताला बताता है, पिछले 30 सालों का देख रहा हूं कि कई बड़े बड़े एग्जाम्स में रिटन टेस्ट में पास हो रहे, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में और इंटरव्यू में फेल हो रहे। उसकी वजह ये, जैसे ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि टॉपिक दिया जाता है, बच्चे हमारे उससे हट के बात करेंगे या वैसी बात करेंगे जैसे वो चौपाल पे, नाके पे, नुक्कड़ पे बात करते हैं, रेस्टोरेंट में बात करते हैं, वैसी बात करेंगे। मिसाल के तौर पर एक टॉपिक दिया गया है कि क्या हिंदुस्तान को न्यूट्रॉन बॉम्ब बनाना चाहिए, एक टॉपिक दिया गया है। अब डिस्कशन शुरू हो गया। अब हमारे कौम के बच्चे बनाने का, काय को नहीं बनाने का, बिल्कुल बनाने का, और खाली बनाने का नहीं, डाल देने का बिंदास। अरे बाबा हम डालेंगे तो वो भी डालेंगे, ये तो मालूम होना चाहिए क्या बात कर रहे हो। तो ये नहीं कि बेंच थपथपा के, नहीं नहीं, बिल्कुल करने का, काय को नहीं करने, किसे डरने का। ऐसी बात जो है ग्रुप डिस्कशन में, जो नाके पे, नुक्कड़ पे, चौपाल पे जो करते हैं, वो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो जाहिर है फेल होने वाले। इंटरव्यू के टाइम पे उनकी पर्सनैलिटी अलग रहती है। बच्चों को बताया जाए भाई आप ये कैसे जा रहे हैं, डिस्को डांसर के कपड़े पहन के जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, गले में रुमाल लगा के जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो क्या फायदा है उसका। आप जो हैं कई मर्तबा इंटरव्यू के बहुत सारे टेक्निक में बात करने तफसील से बात करने वाले हैं, कई मर्तबा जो है वो आपको टेस्ट करने के लिए एग्जामिनर पूछता है। अभी जो आप जो टैक्सी से आए उस टैक्सी का नंबर क्या था, बच्चा बोलता है MH045781। तो इसको कहाँ मालूम मैं कौन सी टैक्सी से आया, बोलने में क्या आता है। वो एग्जामिनर वो चेक कर रहा है आप कितना सच बोलते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी शख्स जिस टैक्सी में बैठता है वो टैक्सी का नंबर नोट करता है, याद रखता नहीं है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी झूठा है, ये हमारी कंपनी को नहीं चाहिए, इसलिए पूछ रहा है। इस किस्म के सवालात जो इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाते हैं, उसमें आपका पूरा बायोडाटा सामने है और आप उससे सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर, फिर से आपने M.Com पास किया है, आपने क्या कहना चाहिए, जी सर मैंने M.Com पास की। हर बच्चे क्या बोलेंगे, दिखता नहीं क्या सामने लिखे ले तो है, क्या पास किया हूं मैं, कहां से पास हो जाएंगे। तो ये इंटरव्यू की जो टेक्निक है, जो हम्बलनेस है, जो एक्चुअल आपके नेचर में भी होना चाहिए कि आप जो हैं एक एसेट, एक सरमाया बनने जा रहे हैं उस कंपनी के लिए, लायबिलिटी नहीं, बोझ नहीं। ये चीज आती है MBA के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। पहले ही से अगर हमारे बच्चों की रहनुमाई हो, कोई बच्चा हमारा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू से वापस नहीं आएगा। इसी चीज की, इसी कबील की हम और एक बात करते हैं, बहुत अहम एग्जाम, और वो है सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में हमारे बच्चों का, मुस्लिम बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर, बहुत ही बुरा होता है। इनको सबसे पहले जिस रहनुमाई की, गाइडेंस की जरूरत है, जो हैमरिंग की जरूरत है, जो उनके दिमाग में बात ठोंसनी है हमको, ये कि ये एग्जाम पास करके आप अपने मिल्लत की तकदीर संवार सकते हैं। ये बार 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 हैमरिंग उसके जहन पे होना चाहिए कि आप मिल्लत की तकदीर संवारने जा रहे हैं। क्यों कि हमारे बच्चों को आदत पड़ गई है, अरे वो एग्जाम पास अगर मैंने किया भी और IAS ऑफिसर बना भी, तो IAS ऑफिसर को पगार कितना मिलता है, तनख्वाह कितनी मिलती है। तो IAS ऑफिसर को तनख्वाह या सैलरी जो है वो जो गल्फ कंट्रीज में जो डीजल मैकेनिक होगा उससे शायद कम भी होगी। लेकिन ये IAS ऑफिसर क्या है इसको बता दो, बता दीजिए कि ये मुल्क जो है वो वजीर आजम और उसके वजीर और मिनिस्टर्स नहीं चलाते हैं। ये जो IAS ऑफिसर्स रहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ही मुल्क की पॉलिसी तय करते हैं, वो तय करते हैं मुल्क की पॉलिसियां। इसलिए आप ये IAS ऑफिसर बनके आपकी तनख्वाह वो छोड़ दीजिए क्या है, लेकिन इस मुल्क की पॉलिसी में आपका हिस्सा बन जाता है, आप पॉलिसी मेकर बन जाते हैं। उस एग्जाम के ताल्लुक से भी जो आम तौर पर नजरिया लोगों का है और जो हमारे नौजवानों को डफली सुनाई देती है हमारे समाज में कि 10 लाख बच्चे जो हैं वो पूरे मुल्क में अपीयर होते हैं एग्जाम में, उनमें से 1 लाख बच्चे जो हैं वो इंटर में पहुंच जाते हैं, 9 लाख आउट। उन 1 लाख में से 10,000 बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं, वो 90,000 भी आउट। और उन 10,000 में से 1,000 बच्चे जो हैं वो IAS IPS वगैरह कैटेगरी के लिए चुन लिए जाते हैं। तो हमारे बच्चों के जहनों में ये डफली सुनाई देती है कि 10 लाख बच्चे एग्जाम दिए और उन 10 लाख में से 1,000 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। ये गलत एनालिसिस है, ये फिगर्स गलत हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि वो 10 लाख जो बच्चे जो अपीयर हुए उसमें यकीनी तौर पर 7 से 8 लाख बच्चे ऐसे थे कि जिनको उस एग्जाम का फॉर्मेट नहीं मालूम, एग्जाम का तरीका नहीं मालूम, कौन से बुक्स, कौन से ऑथर्स, कैसी स्टडी, क्या करना चाहिए वो नहीं मालूम, बस यूं ही वो अपीयर हो गए। तो उनका हाल तो ये होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या स्टेजेस हैं, इंटरव्यू में क्या जवाब देना चाहिए, कैसी तैयारी करना चाहिए, इसकी कोई तैयारी उनकी हुई नहीं थी।
उनमें से वाकई अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चे ये ऐसे थे जो पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी के साथ में उसमें शरीक हुए थे। उस 10,000 में से 1,000 बच्चे कामयाब होते हैं। 10% रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है ये। तो ये एनालिसिस के 10 लाख बच्चों में से 1,000 सेलेक्ट हुए नहीं, 10,000 बच्चे जो पूरे हथियारों से लेस थे, उस एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसमें से 1,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो वो रिजल्ट इतने बड़े कौमी पैमाने पर जो एग्जाम था उसमें पास हो गए। तो ये रिजल्ट बुरा रिजल्ट नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो उसके लिए जो तैयारी होती है, जो फॉर्मेट होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हम अपने घरों से ही स्कूल के लेवल से नंबर 1 हम बच्चों को तैयार करें कि वो रोज़ाना का एक अखबार ज़रूर पढ़ लें। अखबार पढ़ने का भी एक तरीका होता है। बच्चों के हाथ में अखबार आते ही देखते हैं कि कौन सी फिल्म हिट गई, कौन सी पिट गई। तो वो नहीं, बल्कि अखबार में देखना यह है कि एटलीस्ट कम से कम हेडलाइन देखें, एडिटोरियल पढ़ें, जो कि मेन रूह होती है किसी अखबार की। एडिटर जो होता है वो किसी भी मौजू पर लिख सकता है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे सियासत हो, चाहे एजुकेशन हो, उन सब पे लिख सकता है। उसको पढ़े। उससे क्या होता है कि खबरों के पीछे छुपी हुई खबर जो है आपको मिलती है। जो सियासतदान बेवकूफ़ बनाते हैं उसका एक पोल खुल जाता है एडिटोरियल पढ़ के। उसके बाद ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम मुस्बत इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। हमारे बच्चों को हम आदत लगाएं कि कम से कम रोज़ाना आधा घंटा न्यूज़ या समाचार ज़रूर सुन लें। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे फिल्में, सीरियल जैसे ख़त्म हो गए, जैसे न्यूज़ शुरू हो जाते हैं हम टीवी बंद कर देते। क्यों? क्योंकि टीवी गर्म हो गया, ठंडा करने का है उसको। जब दुनिया जहां की मालूमात मिलने वाली है तब हम टीवी को ठंडा करते रहते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही उम्मन रात के वक्त क्या होता है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्तलिफ चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर एक्सपर्ट्स आते हैं, एक से एक एक्सपर्ट, दुनिया देखे हुए लोग, जहां दीदा लोग, दुनिया भर का मुताला रखने वाले लोग, जिन्होंने बहुत सारी रीडिंग की है, वो अपना नॉलेज शेयर करने के लिए आते हैं। वो नॉलेज आपको मिल सकता है वहां पर, वो नॉलेज आप देख लीजिए, उससे वो एक कर लीजिए। लेकिन वो रात को 9 से 11 बजे तक हमारे घरों में जो है टीवी चलता है, लेकिन वो काय के लिए, तो रोने धोने के लिए, रोने धोने के सीरियल्स देखने के लिए। तो जाहिर उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा जनरल नॉलेज की किताबें जो हैं वो मुसलसिल आपके बच्चे के मुताले में रहना चाहिए। जनरल नॉलेज ये अगर चीज, ये प्लानिंग 10th से, SSC के बाद से अगर शुरू होती है, यकीन रखिए कि जितने बच्चे भी IAS और अगर ऑफिसर्स बनना चाहते हैं वो सारे के सारे बन सकते हैं। एक बच्चा भी नाकाम नहीं होगा अगर ये प्लानिंग और सही गाइडेंस, सही रहनुमाई उनको मुसलसिल मिलती रहे। तालीम रहनुमाई की अहमियत क्या है उसका हमने बखूबी जायज़ा लिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह, अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह। رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم